हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन काउंटर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास। और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीटीएससी स्टाफ नर्स का फॉर्म फिलअप किए हैं या करने वाले हैं, और बीटीएससी स्टाफ नर्स का जो होने वाला एग्ज़ाम है उसमें बैठने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यह वीडियो जो है उसमें बहुत सारे स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इसमें दिए गए हैं। उसके अलावा इसमें और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम बेसिस से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसमें सभी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो थोड़ा सा मतलब कम लेवल जिसका क्या होगा कम होगा, उसके बाद थोड़ा सा क्या होगा मॉडरेट लेवल का भी होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है और वीडियो में कंप्लीट वीडियो में बने रहना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और आपका कितना सही होता है, कितना आप कर पा रहे हो, वो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हमें भी पता चल पाए कि आप कितना क्वेश्चन किए हो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इक्टेरस न्यूनेट्रम के नाम से भी जानी जाती है। तो इक्टेरस न्यूनेट्रम हम किसको कहते हैं, एक और नाम है, किसका नाम है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूनेटल सेप्टिसेमिया या फिर न्यूनेटल एस्फेक्सिया या फिर न्यूनेटल हाइपोथर्मिया या फिर न्यूनेटल जॉन्डिस। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो जी हाँ, इसका बी आंसर सही होगा क्योंकि न्यूनेटल जॉन्डिस को भी हम लोग इक्टेरस न्यूनेट्रम कहते हैं। और यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यह क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यह क्या है पहले इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हाइपोग्लाइसेमिक नवजात जिनको दौरे आ रहे हैं वो क्या ट्रीटमेंट देंगे। अगर कोई एक ऐसा नवजात है, न्यूनेटल बेबी है, जिसको बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है, सीजर आ रहा है, दौरा आ रहा है, तो उसको हम कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या होगा बताइए। RL देंगे, NS देंगे, 5% डेक्सट्रोज देंगे या 25% डेक्सट्रोज देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा सही। इसमें क्या बोल रहा है 25% डेक्सट्रोज देंगे 2 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, एक बच्चे में अस्थायी दांतों की कुल संख्या। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, ए होगा 16 या फिर 20 या फिर 24 या फिर 32। तो क्या होगा बताइए जल्दी से। तो जी हाँ जी, इसमें क्या आंसर होगा इसका, 20 होगा। 20 जो हमारे मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनमें कितनी कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। कुल दांतों की संख्या 20 होती है। तो आइए देखते हैं कि 20 इसमें कैसे होगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन में देखते हैं कि 20 कैसे होगा। तो इसमें क्या होता है, बच्चा का जो इसमें जो फार्मूला होता है, बच्चा का दांत का जो फार्मूला वो कितना होता है, 2102, मतलब कि कितना होता है 2102। इसमें इंसीजर होता है 2, 1 होता है, ये कैनाइन होता है, प्रीमोलर इसमें 0 होता है और मोलर 2 होता है। तो ये क्या है, हमारे जैसे ये माउथ है, तो इसमें क्या होता है ऐसे इसके बारे में हम बताएं हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से एक साइड का जो दांत है ना, आधा का जो है, जैसे ये आधा हुआ, ठीक है, मतलब ऊपर का और नीचे का। तो ऊपर का जो है ना उसमें भी हम लोग आधा देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गिनती करते हैं। अब देखिए कंप्लीट करते हैं। तो कितना इंसीजन जो होगा हमारा ऊपर कितना था, 2102, ठीक है। तो ऊपर इंसीजन हमारा 2 था, तो ऊपर में कितना होगा, अपर पार्ट में कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा कैनाइन होगा 2, प्रीमोलर क्या होता है, 0 होता है, मोलर होगा हमारा 4। तो कितना हो गया, 10 हो गया कम। तो 10 ऊपर हो गया, 10 नीचे, 20 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कितना 20 होगा, ठीक है। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चे में मम्मी रेस्टोरेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो एक बच्चा में, जैसे कि देखिए एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, तो उसको क्या करते हैं ऐसे इस तरीके से लपेट देते हैं, एक मम्मी रेस्टोरेंट बनाते हैं जिससे कि बच्चा का हाथ पैर वगैरह सब सीधा रहे, ठीक है। तो इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं, ये भी काफ़ी एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सबसे फर्स्ट का है भुजाओं की गतिहीन करने के लिए या फिर एल्बो को फ्लेक्स करने के लिए, बच्चों को सुपाइन पोजीशन में रखने के लिए, बच्चों के हाथों एवं पैरों की गतिहीन रखने के लिए, ठीक है। तो
तो क्या करते हैं, इसका सही आंसर होगा डी। बच्चे का जो हाथ और पैर है उसको क्या करते हैं, गति को अस्थिर रखने के लिए, ठीक है, गति को अस्थिर रखने के लिए करते हैं, ठीक है, मम्मी रेस्टोरेंट का यूज़। उसके बाद फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेरिक फीवर का कारण कौन सी जीवाणु है। इंटेरिक फीवर जो होता है वो किस जीवाणु के वजह से होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस एरस, या फिर सल्मोनेला टाइफी, या फिर माइकोबैक्टीरियम। क्या होगा 56 का होगा हमारा बी नंबर। स्ट्रेप्टोकोकस एरस के द्वारा क्या होता है, हमारा इंटेरिक फीवर होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस जो एयूरस होता है उसके द्वारा हमारा इंटेरिक फीवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 57 में, निम्न में से कौन सी बीमारी फीको ओरल रूट के द्वारा नहीं फैलती है। तो कौन सी बीमारी है जो फीको ओरल रूट के द्वारा नहीं फैलती है, टाइफाइड हो जाएगा, कॉलेरा हो जाएगा, खसरा हो जाएगा, या फिर हेपेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टाइफाइड क्या होता है, फीको ओरल रूट के द्वारा भी फैल सकता है, कॉलेरा भी फैल सकता है, हेपेटाइटिस ए भी फैल सकता है। तो कौन नहीं फैलेगा, खसरा। मीज़ल्स जो होता है वो एयरबॉर्न से फैलता है, मतलब एयर के थ्रू क्या करता है, फैलता है। तो ये हमारा फीको रूट के द्वारा नहीं बल्कि एयर के द्वारा फैलेगा। इसका सही आंसर हमारा बी होगा, मीज़ल्स होगा, मतलब खसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, इनमें से कौन सी बीमारी हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका क्या, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी लोग दे सकते हैं। तो ए होगा हेपेटाइटिस या बी, ए होगा टाइफाइड या बी हेपेटाइटिस बी, या फिर डेंगू या फिर कॉलेरा। क्या होगा, तो डेंगू। जी हाँ, ये तो काफ़ी इजी था, डेंगू होगा, हड्डी तोड़ बुखार जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से कौन सा वार्म चैन का तत्व नहीं है। वार्म चैन का तत्व कौन सा नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले है डिलीवरी रूम में तापमान 25 डिग्री से अधिक होना, माँ एवं बच्चे के बीच स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना, बच्चों के जन्म के बाद तुरंत स्नान करवाना, मूत्र त्याग करने के बाद तुरंत बच्चे के कपड़े बदलना, शरीर को पोंछना। क्या होगा, वार्म चैन मतलब क्या है, बच्चे को गर्म रखने के लिए, मतलब बच्चा को क्या करते हैं, जब बच्चे जन्म लेते हैं, न्यूनेट जब जन्म लेता है कोई न्यूनेट, तो उसको क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि गर्म रखने के लिए, नहीं तो क्या होगा, उसको हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठीक है। तो इसमें किसका यूज़, यह नहीं बोल रहा है, क्या है कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी यूज़ करते हैं, डिलीवरी रूम में 25 डिग्री से मतलब तापमान को बनाए रखते हैं, उससे अधिक, बच्चे के जन्म को तुरंत बाद स्नान करवाना, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सी आंसर होगा, सही होगा सी आंसर, कि बच्चे को जो क्या है जन्म के बाद तुरंत स्नान नहीं करवाते, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक वाइट कलर का पदार्थ होता है, वाइट कलर का पदार्थ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, वो क्या करता है, बॉडी को गर्म रखता है, बच्चे का जो बॉडी है उसको क्या करता है, गर्म रखता है, ठीक है। तो उसको गर्म रखता है, इसीलिए बेबी को नहीं नहलाते हैं तुरंत, ताकि उसको कुछ देर तक बच्चे को गर्म रखे, क्योंकि हमारे बाहर का टेम्परेचर, अंदर का जो टेम्परेचर होता है, माँ के बॉडी के अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस होता है। इसके वजह से क्या होता है कि उसको तुरंत नहलाने के लिए नहीं कहा जाता है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक शिशु में पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स कब बंद होता है। पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद कर लेंगे। तो हमारा पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स कब बंद होता है, तो पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स हमारा कब बंद होता है, 6 से 8 सप्ताह की उम्र पर, ठीक है। 6 से 8 सप्ताह की उम्र पे क्या होता है कि हमारा मतलब 1.5 मंथ में क्या होता है, 1.5 मंथ में हमारा पोस्टीरियर ये फ्रंटनल्स बंद हो जाता है, ठीक है, 1.5 मंथ में। और 1.5 साल में हमारा इंटीरियर जो फ्रंटनल्स होता है, ठीक है, इस तरीके से जो होता है डायमंड शेप में, उसको हम लोग इंटीरियर फ्रंटनल्स बोलते हैं, जो कि 1.5 साल में भरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, रिकमेंडेड अधिकतम नॉइज़ लेवल का स्तर कितना होता है। अब एक अनुशांसिक जो अधिकतम नॉइज़ लेवल का जो स्तर होता है वो कितना होता है, कितना होगा, मतलब सुनने का एक जो क्या क्षमता होता है, तो उसको कितना तक हम लोग जो होता है इजीली सुन सकते हैं, अधिकतम कितना तक सुन सकते हैं, क्या होगा, 60 डेसिबल होगा, 60 डेसिबल, ठीक है। उसके बाद 62 नंबर, सामान्य बातचीत के लिए कितना नॉइस लेवल बेस्ट रहता है। अगर सामान्य हम कोई व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हम कितना मतलब कि अपना जो नॉइस का लेवल है वो कितना रखेंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री डेसिबल जो है उतना रखना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, नॉर्मल बेस्ट रहता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 63 नंबर, भारत में वर्तमान में डेथ रेट कितनी है? भारत में जो वर्तमान में कितनी डेथ रेट है? डेथ रेट कितनी है? 74 है। 74 कितना है? 74 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64, कितना शोर मैकेनिकल डैमेज कर सकता है? कितना, अगर हम कितना ज़्यादा लाउड आवाज़ रखेंगे जिससे कि किसी व्यक्ति को क्या हो सकता है, मैकेनिकली रूप से डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा? 150 डेसिमल होगा। 150 डेसिमल कितना होता है जिससे कि हमारा मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, शोर प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है? शोर प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है? तो ये तो काफ़ी ईजी है। डिफनेस, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट या फिर डिस्टर्बेंस टू स्लीप, तो ये सारा कुछ होगा। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसमें ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव होगा। अब नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, रिफ्यूज़ डिस्पोजल का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? रिफ्यूज़ डिस्पोजल का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? तो रिफ्यूज़ डिस्पोजल मतलब किसी भी, जैसे कोई भी ये हम लोग हॉस्पिटल में क्या है, बहुत सारा चीज़ यूज़ करते हैं, गॉज हो गया या फिर कॉटन हो गया, तो ये सब क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको डिस्पोज हम लोग सबसे अच्छा तरीका से करने का क्या है? बर्निंग, डंपिंग, कंपोजिटिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे अच्छा जो है हमारा मेथड वो क्या है? बर्निंग। बर्निंग से क्या होता है? बर्निंग से क्या होगा? कंप्लीट रूप से वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सबसे बेस्ट माना गया, ठीक है, अच्छा मेथड माना गया। उसके बाद निम्न में से कौन सी बीमारी हाउस फ्लाई के नहीं होते हैं? ठीक है, कौन सा बीमारी है जो हाउस फ्लाई से नहीं होता है? ठीक है, डायरिया, कॉलेरा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या ट्रेंच फीवर, ठीक है। तो बताइए कौन सा जो है वो हाउस फ्लाई से नहीं होता है, मतलब घरेलू जो मक्खी होती है उससे नहीं होता है। तो हमारा डायरिया भी होता है, घरेलू मक्खी से होता है, एक जगह से उठ करते, जैसे कि हमारा जैसे कि जो भी हमारा मल वगैरह है उस पे से उठ करके और वहाँ से खाने पे आता है, तो उससे हो सकता है। कॉलरा भी होता है, गैस्ट्रोइंटेराइटिस भी होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेंच फीवर, तो इसमें क्या होगा? ट्रेंच फीवर जो क्या होता है कि घरेलू मक्खी की वजह से नहीं होता है, बल्कि कैसे होता है? तो हमारा जो एक क्या होता है, बर्टोनीला क्वांटेंस, इसके द्वारा होता है हमारा ये ट्रेंच फीवर, ठीक है। उसके बाद है 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लॉस बॉर्न डिजीज़ है, जो कि लूज बॉर्न डिजीज़ है? तो क्या होगा? डायरिया, कॉलेरा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर ट्रेंच फीवर। तो इसमें क्या होगा कि डायरिया ये सब तो नहीं, इसमें भी क्या होगा? ट्रेंच फीवर क्या होता है कि लॉस बॉर्न डिजीज़ होता है, ठीक है। इसको लॉस बॉर्न डिजीज़ भी कहते हैं, जो कि लॉस की वजह से होता है, ठीक है, लॉस की वजह से होता है। इसका 69 नंबर को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भोज्य पदार्थ में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है? तो सबसे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? पल्स में, एग में, फ्रूट्स में या फिर सोयाबीन में? देखिए यहाँ पे भी इंसान को कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर कोई अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो उनको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो क्या होगा? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, शरीर में रोग के कारक के प्रवेश करने और लक्षणों के प्रथम बार दिखाई देने के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, जिससे क्या है कि पूछा जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। अगर कोई व्यक्ति के शरीर में रोग का जो कारण है वो प्रवेश कर रहा है और वहाँ से क्या हो रहा है, व्यक्ति को रोग हो जा रहा है, ठीक है, रोग होने के तक का जो टाइम होता है उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जहाँ की क्या होता है कि जो पेशेंट है, जब व्यक्ति है, उसमें क्या हो रहा है कि ग्रो कर रहा है, जो रोग है वो क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पोषण के सिद्धांत के व्यवहारिक प्रयोग को डाइटिक्स कहते हैं या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी अथवा अधिकता के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने को कुपोषण कहते हैं, माल न्यूट्रिशन। ये सभी कौन सा होगा? ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये सभी क्या है? सही है, ठीक है, ये सभी सही है। तो ये जो भी दिया हुआ है ये सारा, ये क्या है, एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन से, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट है?
एक क्या होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, जो मतलब बड़ा, जिसको क्या है कि मतलब डाइजेशन में टाइम लगता है, या फिर लेने के बाद जैसे प्रोटीन हो जाएगा, फैट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन, कौन सा होगा। तो हमारा जो प्रोटीन होता है या फैट होता है या फिर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्ब, जो भी कार्ब्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेकेंड। तो जो भी हमारा प्रोटीन हो जाएगा या फैट हो जाएगा या फिर कार्ब्स, जो कार्ब्स, ये तीनों हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और मैं न्यूट्रिशन का 2 क्लास ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सही आंसर इसका विटामिन होगा, ठीक है। विटामिन जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, वो क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज इतना ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और लगा हो कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिएगा।